औज़ुबिल्लाहि मिन नफ्सी व मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, जो हमारे लिए हेवनली होम्स का प्रोग्राम है। और काफ़ी मुद्दत से हम आपके साथ बने हैं और डिस्कशंस हमारे चल रहे हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है और जो टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो है स्पिरिचुअलिटी। हमने हमारे हेवनली होम्स प्रोग्राम के लिए आपसे बयान किया था कि ये प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि एक पूरा 360 डिग्री हमारे अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। और वो 360 डेवलपमेंट के लिए हमने पहले बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जिसमें गोल सेटिंग वाली बात है। हमने उसमें देखा है कि कैसे टाइम टेबल बनाया जाता है, कैसे अपने कामों को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए और कैसे सारी बरनामे रिजी होनी चाहिए। अब उसके आगे हमने ये आपकी खिदमत में बयान किया कि वो सब होने के बावजूद एक बहुत ही इसेंशियल और ज़रूरी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए है वो है जो है स्पिरिचुअलिटी। अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं रहेगी तो ये सारे काम शुरू होने के बावजूद भी हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलेगी। हमें शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जो हकीकी मालिक है, जो खुदावंद मुताल है और जो खुदा के फैज़ पहुंचाने वाले वसीले हैं जो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम है, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगे। तो ये जो टाइम टेबल और बरनामा और ये जो भी हम बताएंगे, इसका हमें टेम्परेरी शायद इस दुनिया में फ़ायदा हो जाए, लेकिन आखिरत में इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई टाइम टेबल, कोई बरनामा ऐसा हो, इस तरह से बने कि हमें दुनिया और आखिरत दोनों में इसका फ़ायदा हो। हमने शायद आपकी खिदमत में इस हदीस को बयान किया होगा कि इमाम काजिम अलैहिस्सलाम से हदीस है, अगर हम गलत नहीं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द नरेटर्स, तो या इमाम काजिम अलैहिस्सलाम से, बिलाखिर अहलुल बैत अलैहिस्सलाम से हदीसें मुख्तलिफ अइम्मा अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। वो कहते हैं कि अपने वक्त को तकसीम करो। इस तरह से तकसीम करो कि एक हिस्सा आपकी जिंदगी का इर्तिबात के लिए होना चाहिए, एक हिस्सा इक्तिसाद के लिए होना चाहिए और एक हिस्सा आपका इबादत के लिए होना चाहिए। एक हिस्सा इबादत का होना चाहिए, ये बात हमारे लिए क्लियर है। एक हिस्सा, माफी चाहते हैं, एक हिस्सा इक्तिसाद के लिए होना चाहिए, यानी ये कि जहां हमारे, जी हम थोड़ा ऊंची आवाज में बात करते हैं क्योंकि थोड़ी सी आवाज हमारी साथ नहीं दे रही है, लेकिन इंशाल्लाह हम थोड़ा और ऊंची आवाज में बात करेंगे। एक हिस्सा इक्तिसाद का होना चाहिए, यानी हमारी जिंदगी का जो कामकाज होता है। अब वो अगर मर्द है तो वो बिजनेस जॉब में टाइम लगाएगा, अगर जन है, खातून है, तो वो घर के कामकाज और घर के जो चीजें होती है उसमें अपना वक्त लगाएगी। तो एक हिस्सा इक्तिसाद और कामकाज का होना चाहिए और एक हिस्सा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए होना चाहिए। और ये रिलेशनशिप मेंटेन करने में आप फिर अपने पड़ोसी है, रिश्तेदार है, इन सब से। तो जब वक्त को तकसीम किया गया तो बहुत क्लियरली कहा गया कि एक हिस्सा आपकी जिंदगी का इबादत के लिए भी होना चाहिए। तो इसलिए जब हम हमारे इस हेवनली होम्स के लिए ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें जो बताई गई है इस पर फोकस कर रहे हैं। एक हिस्सा इर्तिबात का, जो हमने आपसे बताया कि कैसे रिलेशनशिप्स बनाए जा सकते हैं, कैसे मेंटेन किए जा सकते हैं, कैसे अपने शौहर के साथ बेहतर किया जा सकता है रिलेशनशिप को। एक हिस्सा कामकाज का, जिसको हमने देखा है कि कैसे अपने कामकाज में हम अपने आप को टाइम टेबल बनाकर आगे बढ़ा सकते हैं। अब वो हिस्सा जो इबादत का है, उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो स्पिरिचुअलिटी को हमने मेंशन किया और पिछले सेशन में हमने नफ्स के बारे में डिस्कस किया। ये जो किताब थी हमारी मेराजुस सादा, इस किताब को हमने महवर रखा, इसको हमने कोर रखा और इसके बेसिस पे हमने नफ्स नफ्स को डिस्कस किया कि नफ्स क्या होती है, इसके कुव्वे क्या होते हैं, और चार कुव्वे जो है जिसमें गजब, वहम, शहवत और अक्ल, इसमें से कौन से कुव्वे को वजीर बनना चाहिए
और कौन से तीन को नहीं बनना चाहिए, अगर उन तीन में से कोई बन जाता है तो क्या हमारा नुकसान होता है और कैसी हमारी जिंदगी में मुश्किलात आ जाती है, ये हमने देखा है। अब एक और हिस्सा आता है जिसे हम कहते हैं इंसान की तबीयत। एक होता है उर्दू में जो हम इस्तेमाल करते हैं जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमारी तबीयत खराब लग रही है। ये तो बहुत ही आमियाना, बहुत ही कोलोकियल और स्पोकन लैंग्वेज वाला इस अल्फाज हो गए। वरना तबीयत जो है उसको हम खैर डिफाइन करते हैं, लेकिन पहले एक मिसाल दे देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, जो हम हमारे पकवान में इस्तेमाल करते हैं, जैसे लौंग है, दालचीनी है, इलायची है, हल्दी है और दूसरे जो मसाले हैं, इसको हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मसाले। क्यों? क्योंकि ये मसाले डालने से फ्लेवर आता है। लेकिन यही चीजों को जब आप आकर मिडिल ईस्ट में देखेंगे और अरबिक दुनिया में देखेंगे तो इसको कहते हैं अद्वियजात। अद्विय जात प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड बनता है दवा। दवा का जब आप प्लूरल वर्ड करते हैं तो होता है अद्विय। दवा यानी वो चीजें जो आपकी बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, चाहे फिर वो अदरक हो, चाहे लहसुन हो, सिनेमन हो, कार्डमन हो यानी दारचीन हो, इलायची हो, लौंग हो, ये सारी, जीरा हो, ये सारी चीजों को आप अगर इस्लामिक तिब के हिसाब से देखेंगे तो इसे दवा कहा जाता है और बताया जाता है कि इसको एक खास अंदाज में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारियों का इलाज होगा। काली मिर्ची है, हल्दी है, इसको आप हनी के साथ खाएंगे तो आपकी फलान फलान बीमारी दूर होगी। वैसे ही ये जो लफ्ज है तबीयत, ये अरबिक में एक खास माना रखता है। लेकिन इसको हम जब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही सादी कि अरे भाई आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। अब वो चाहे तबीयत में आपका पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है, जॉइंट्स में दुख रहा है, आप कहते हैं तबीयत थोड़ी गड़बड़ लग रही है। लेकिन इसका एक्चुअल जो माना है वो ये है कि हर इंसान के अंदर तब होता है, यानी उसके टेम्परमेंट्स होते हैं और वो तब का एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है तो तब इंसान का खराब हो जाता है। इसीलिए जो वर्ड यूज होता है वो है तबीयत खराब। तबीयत खराब ये पहले जमाने में जो हकीम हुआ करते थे इंडिया में, जो अभी एलोपैथिक डॉक्टर से पहले हकीम और इलाज करने वाले जो हकीम होते थे, जो हलवा देते थे, दवाई देते थे, वो लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते थे कि आपकी तबीयत गड़बड़ा गई है, यानी आपका जो तब का बैलेंस होना चाहिए वो खराब हो गया है। अब क्योंकि तब का बैलेंस खराब हो गया है तो कहते हैं आपकी तबीयत खराब हो गई है, अब इसको वापस से बैलेंस पे लाने की जरूरत है, और उस बेसिस पे वो दवाइयाँ देते थे। लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं तबीयत खराब है। अब जैसे हमारी खांसी चल रही है तो हम कहेंगे आप हमारी तबीयत खराब चल रही है। तो आइए इसको समझते हैं, तब और टेम्परमेंट्स यानी क्या। देखिए, इंसान की बॉडी में खुदा ने ऐसे मल्टीपल ऑर्गन्स रखे हैं जिनका काम यह है कि वो सर्टेन एंजाइम्स और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे। जब तक वो एंजाइम्स और हार्मोन्स एक बैलेंस में है, जब तक वो एंजाइम्स और हार्मोन्स अपने आप को एक स्टैंडर्ड पैटर्न में मेंटेन कर रहे हैं, तब तक इंसान बैलेंस्ड हालत में रहता है। और कभी कभी इनमें से कुछ ऑर्गन्स जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एंजाइम्स को सेक्रीट करते हैं, तो ये इंसान की तबीयत कोई एक हालत की तरफ रुझान पैदा करती है, स्क्यू हो जाती है, उस तरफ ज्यादा झुकाव रहता है उसकी हालत का। तो ये ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि इंसान अपनी कुछ चीजों का ख्याल नहीं रखता है, इस वजह से इसकी ये जो तबीयत का बैलेंस है बहुत बिगड़ जाता है। जो उसके टेम्परमेंट से बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है इनमें, बहुत ऊंचा उठाव और गिराव आ जाता है। उठाव और गिराव आने की वजह से इसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस आने लग जाते हैं। अब सवाल कि ये तबीयत क्यों बिगड़ती है, ये क्यों इम्बैलेंस आता है, इसमें बहुत सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपका माहौल इन्वॉल्व होता है, आपका एनवायरनमेंट इन्वॉल्व होता है, आप गर्म माहौल में रहते हैं, ठंडे माहौल में रहते हैं, आप किस महीने में पैदा हुए हैं, किस साल में पैदा हुए नहीं, लेकिन साल में जो चार हमारे सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग या रेनी सीजन, तो आप किस मौसम में पैदा हुए हैं उसका भी असर होता है। आपके वालिदैन का टेम्परमेंट क्या था उसका भी असर होता है। फिर आप क्या खाते हैं
आप एक माहौल में रह रहे हैं, आप मान लीजिए गर्म माहौल में रह रहे हैं, और वहां पर आप गर्म गजा खा रहे हैं, तो आपके टेम्परमेंट्स में फर्क आ जाएगा। खैर, गजा वगैरह को हम बाद में देखते हैं, लेकिन आइए पहले ये टेम्परमेंट्स को समझ लेते हैं, ताकि हमें समझ आएगा कि ये टेम्परमेंट्स की वजह से हमारी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। एक बड़ा फर्क हमारे इर्तिबातात में पड़ता है, यानी हम जो हमारे अतराफ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा असर हमारे टेम्परमेंट्स का होता है। और एक असर हमारे इबादत पर होता है कि अगर ये टेम्परमेंट्स को सही से मेंटेन नहीं किया जाए, तो हमारी इबादतों पर इसका असर होता है। एंड देयरफॉर हमारी स्पिरिचुअलिटी में ये टेम्परमेंट को मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। हर टेम्परमेंट का एक नाम है। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको हम नाम के साथ और इसके सिफातों के और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ देखते हैं, तो फिर अपने हमें ये बहुत सही से समझ आ जाएगा। सबसे पहले इंसान की बॉडी में चार ऐसे मेन ऑर्गन्स है जो चार टाइप ऑफ सेक्रीशन और प्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट, उसका लिवर। सेकंड, उसका पैनक्रियास। थर्ड, उसका दिमाग, मग्स जो हम कहते हैं, दिमाग और लंग्स। और फोर्थ, उसका ब्लड जो जनरेट होता है। वो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ब्लड जनरेट करते हैं, तो बॉडी में जो ब्लड जनरेशन होता है। जिस शख्स की बॉडी में लिवर सही से काम नहीं कर रहा है, तो लिवर जो येलो बाइल प्रोड्यूस करता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिव येलो बाइल हो जाता है बॉडी में। और इस टेम्परमेंट को कहते हैं सफरा। सफरा ये येलो कलर के नाम से ही आता है, अरबिक में येलो कलर को सफरा कहते हैं। और जो लिवर येलो बाइल जनरेट करता है, क्योंकि येलो है, उसका नाम भी सफरा है। तो जैसे बॉडी में येलो बाइल बढ़ जाता है, तो उस शख्स को हम कहते हैं सफरवी। और अगर इंग्लिश में इसका आपको टर्म ढूंढना है, तो इसे कहते हैं कॉलेरिक। CHOLERIC, कॉलेरिक। ये बहुत पुराने जमाने से ये टेम्परमेंट्स की बहस चलती आ रही है, सोक्रेटिस के जमाने से टेम्परमेंट्स की बात चलती आ रही है। अबू अली सीना ने भी अपनी पूरी मेडिसिन को ये टेम्परमेंट्स के बेसिस पर डिजाइन किया है। तो जिस शख्स के अंदर सफरा बढ़ जाता है, उसे कहते हैं सफरवी, कॉलेरिक। दूसरा ऑर्गन हमारी बॉडी में होता है पैनक्रियास। और पैनक्रियास ब्लैक बाइल जनरेट करते हैं। ब्लैक के लिए अरबी में वर्ड यूज होता है सौद, सौदा, असवद। जैसे हम कहते हैं हजरे असवद, असवद कहाँ से आया? ये सौदा वर्ड से आया, सौद यानी ब्लैक। तो पैनक्रियास जो है वो ब्लैक बाइल जनरेट करते हैं। और जब पैनक्रियास ये ब्लैक बाइल बहुत एक्सेसिव जनरेट करते हैं, या हम ऐसी गजा खाते हैं जिसकी वजह से पैनक्रियास एक्सेसिव ब्लैक बाइल जनरेट करते हैं, तो फिर हमारे बॉडी में सौदा बढ़ जाता है। उसकी अपनी रिpercussions है, उसे हम देखेंगे। इसको कहते हैं मेलेंकली। इंग्लिश में अगर आप इसका वर्ड ढूंढना चाहेंगे, तो इसे कहेंगे मेलेंकली। तीसरा शख्स वो है जिसकी बॉडी में बलगम बहुत बढ़ जाता है। जब दिमाग और सीना सही से फंक्शनिंग नहीं करता है, तो दिमाग से जो उसकी गिलाजत है, जो बलगम है, जो हम मामूलन नज़ले के तौर पर हमारे नाक से बहता है, वो दिमाग से जो है बलगम निकलकर हमारे नज़ले और साइनसेस से निकल कर आता है, और नज़ले के तौर पर हमारी नाक से बहता है। या फिर लंग्स में जमा होता है, और लंग्स से ऊपर आकर हमारे मुंह से बलगम के तौर पर निकलता है। जब बॉडी में बलगम बढ़ जाता है और वो बाहर नहीं निकलता है, तो वो जाकर खून में मिल जाता है। और उस वजह से खून जो है बहुत थिक हो जाता है। जब खून बहुत थिक हो जाता है, तो बॉडी में इसका सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। जब बॉडी में सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, तो सारी बॉडी सुस्त हो जाती है, स्लो काम करती है। आप किसी से काम कहेंगे तो वो आराम से उठेगा, धीरे धीरे जाएगा, काम अंजाम देगा। मामूलन ऐसे लोगों को हम लेजी कहते हैं। खैर, लेजी सिर्फ एक बात है, इसकी बहुत सारी सिफातें हैं, जिसे हम आहिस्ते आहिस्ते आज के सेशन में देखेंगे। तो ये बलगम बॉडी में बढ़ जाता है, खून का फ्लो स्लो हो जाता है, तो ये शख्स पूरी ओवरऑल इसकी बॉडी में एक्टिविटी स्लो हो जाती है, इसे नींद बहुत ज्यादा आने लगती है। और दूसरी चीजें, अब रहा चौथा शख्स, जिसे हम कहते हैं दम। दम यानी खून। अरबिक में दम वर्ड जब इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है खून। इंग्लिश में भी इसका वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन यानी खून। ऐसे ऑर्गन्स जो खून बनाते हैं, ये एक्सेसिवली काम करते हैं, जिसकी वजह से इस शख्स के बॉडी में खून बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब खून बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो खून का फ्लो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप ऐसे शख्स को पाते हैं जो बहुत ही हाइपर एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा
जो हम कहते हैं कि मसलन अगर बच्चे हैं तो हम कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे पाँव में स्प्रिंग लगे हुए, क्यों बैठ नहीं पाते, क्यों सीधे से खड़े नहीं रह पाते, क्यों हमेशा उछलते रहते हो, क्यों हमेशा फिजिटी हो, हमेशा ये करना वो करना कुछ ना कुछ करना। और अगर ये बड़े लोग हैं तो ये हमेशा मजाक करना, मस्ती करना, हंसते रहना, लोगों को हंसाना, मुंह से कोई भी अल्फाज कुछ भी कह देना, ये सैंग्विन है। हर इंसान के अंदर जब हम ये क्वालिटीज देखते हैं तो ये एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए कि ये चार जो टेम्परमेंट्स है, चार जो सिफातें हैं, ये एक इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए। जब ये इक्विलिब्रियम पर होता है तो इंसान का बिहेवियर बैलेंस्ड होता है। ये क्यों जरूरी है जानना? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि हमारी नफ्स की चार जो कुएं हैं, अक्ल, शहवत, गजब और वहम, हमने कहा ये इक्विलिब्रियम और बैलेंस पे होना चाहिए। बैलेंस पे होता है तो इफ्फत, हिकमत, और शुजाअत और ये सारी चीजें हासिल होती है। जैसे इम्बैलेंस होता है तो ये फिर एक्सट्रीम साइड पर चली जाती है और इसके अपने नुकसानात होते हैं। ये हमने कहा था। अब आइए इसी को जब हम टेम्परमेंट्स में देखते हैं तो टेम्परमेंट्स भी अगर बैलेंस पे मेंटेन नहीं होते हैं तो फिर इसके अपने असरात है। कई जगह पर इम्बैलेंस की वजह से नेगेटिव बिहेवियर नजर आता है और ये नेगेटिव बिहेवियर हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो हर इंसान के अंदर ये चार टेम्परमेंट्स आपको मिलेंगे: कॉलरिक, सैंग्विन, फ्लेगमैटिक और मेलेंकली। जब ये बैलेंस पे होता है तो इंसान का बिहेवियर भी बैलेंस पर होता है। यानी जहां जितना गुस्सा करना है उतना गुस्सा करेगा, जहां जितना चुप रहना है चुप रहेगा, जहां बोलना है वहां बोलेगा, जहां नहीं बोलना है वहां नहीं बोलेगा। तो ये बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। लेकिन मामूलन किसी भी इंसान में ये बैलेंस नहीं होता है। मामूलन ये होता है कि हर इंसान में ये चार टेम्परमेंट्स में से एक टेम्परमेंट प्रिडोमिनेंट हो जाता है, जो प्राइमरी बन जाता है। दूसरा टेम्परमेंट सेकेंडरी बनता है और बाकी के दो टेम्परमेंट्स जो होते हैं वो डोरमेंट बन जाते हैं। यानी ये कि दो सिफतें, दो आपको जो है तब इंसान के अंदर दिख कर आते हैं, नजर आते हैं उसके बिहेवियर में, और बाकी के दो जो है वो सोए हुए होते हैं। और बाद में माहौल बदलने की वजह से, गजा चेंज होने की वजह से, सिचुएशन चेंज होने की वजह से, शादी से पहले अलग बिहेवियर था, शादी के बाद अलग बिहेवियर हो गया है, प्रेगनेंसी से पहले अलग शख्सियत थी, अलग पर्सनालिटी थी, प्रेगनेंसी के बाद पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये तब चेंज हो जाते हैं। जो पहले प्राइमरी था अब वो सो गया है, और जो सोया हुआ था वो निकलकर प्राइमरी या सेकेंडरी बन गया है। इस वजह से इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। तो ये जो चार तब है, इसमें से अगर एक तब प्राइमरी बन जाता है तो इंसान के बिहेवियर में ये बहुत खुल कर नजर आता है, और जब ये खुल कर नजर आता है तो फिर समझ आता है कि इसके अंदर ये तब एक हद से ज्यादा बढ़ गया है। एक हद तक पहुंचता है तो कोई मुश्किल नहीं है, हमने कहा है ये बैलेंस है। अगर ये तब थोड़ा सा ऊपर हो जाता है कोई मुश्किल नहीं है, और ये मामूली भी है, नॉर्मल भी है। क्यों? क्योंकि आप जो भी गजा खाते हैं फौरन उसका आपकी बॉडी पर और आपके हार्मोन्स पर इमीडिएट असर होता है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होते रहे अलग बात है, लेकिन अगर ये बहुत बढ़ जाता है तो इसके जो नतीजे हैं वो खतरनाक और डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बल्कि हम हर तब को देखेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब हम जो लोगों की काउंसलिंग करते हैं उसमें लोग जो हमें बताते हैं उस बेसिस पर मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा, ताकि आपको समझ आए कि हम जिस तब की बात कर रहे हैं उसमें कैसे आपको लोगों का बिहेवियर समझ आता है। सबसे पहले हम लेते हैं सौदवी, यानी पैनक्रियास जो ब्लैक बाइल जनरेट करते हैं। अगर इंसान की बॉडी में ब्लैक बाइल बढ़ जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि उसकी बॉडी ठंडी होना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी सर्द होना शुरू हो जाती है, उसके चेहरे पर आपको ब्लैक पैचेस नजर आना शुरू हो जाते हैं, उसकी जबान के अतराफ आपको ब्लैक होना नजर आ जाता है। कई बार हम ये लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, काली जबान है फलाने की, तो काली जबान है। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो बोलती है हो जाता है, मैंने खुद देखा है कुछ लोगों को जिनकी जबान वाकई काली होती है कि बॉर्डर्स पर ब्लैक पैचेस बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में इतना ज्यादा सौदा बढ़ गया है। तो सबसे पहले ये कि बॉडी ठंडी होनी शुरू हो जाती है, और थोड़ा सा भी मौसम बदलता है और सर्दी की तरफ जाता है तो फौरन उस शख्स के हाथ और पांव ठंडे हो जाते हैं। बॉडी में गर्माहट है, आप
शोल्डर टच करेंगे, पेशानी टच करेंगे, गले पे टच करेंगे, वार्म है, लेकिन हाथ टच करेंगे बर्फ की तरह ठंडे होते, पाँव टच करेंगे बर्फ की तरह ठंडे होते। बाकी की बॉडी में गर्माहट है, लेकिन हाथ और पाँव ठंडे हो जाते। क्यों? क्योंकि इस शख्स की बॉडी में जो है सौदा बढ़ गया है। अब बिहेवियर देखते हैं। बिहेवियर ये होता है कि ये जिस शख्स की बॉडी में सौदा बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर दो सिफतें आपको नजर आती है। एक जिसको हम कहते हैं परफेक्शन। इसकी सिर्फ हालत ये होती है कि ये चाहता है हर काम परफेक्शन के हिसाब से हो, और थोड़ा सा अगर फर्क है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये बहुत बढ़ जाता है तो ये एसेंट्रिक लेवल पर परफेक्शन चाहता है। यानी घर की हर चीज इतनी मुनज्जम होना चाहिए कि अगर मैंने अपनी पेन मेरे टेबल पर रखी है और वो सीधी थी, तो अगर वो 2 डिग्री भी टेढ़ी हो जाती है तो घर में झगड़ा होगा कि किसने मेरी पेन को हाथ लगाया, क्यों मेरी पेन टेढ़ी हो गई, क्यों अपनी पेन इस्तेमाल नहीं करते, मेरे टेबल की तरफ तुम क्यों आए, मेरी किताब को हाथ क्यों लगाए, ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है। और जो ये सौदवी होता है, क्योंकि इसके अंदर ये परफेक्शन वाला सिफत बहुत शदीद हो जाता है, तो हर काम में पहले इसे नक्स नजर आता है और वो नक्स ढूंढता है। और ये मैं आपको जिंदा मिसाल बता रहा हूं। एक शख्स जो एक छोटे गांव से है वो, और वहां पर बहुत ज्यादा स्कूल्स वगैरह नहीं है, लेकिन क्योंकि ये खानदान बहुत ही ज़हीन खानदान, इंटेलिजेंट खानदान है, तो बच्चे भी इनके इंटेलिजेंट थे। तो वो जो स्कूल में पढ़ते थे वहां पर सारे बच्चे, 4 5 6 जितने भी बच्चे थे, ये उस गांव में टॉपर्स थे। सबके नंबर बहुत अच्छे आते थे। स्कूल में मारूफ थे ये फैमिली कि भाई ये बच्चे सारे ज़हीन, हर बच्चा क्लास में अपने टॉपर। अब एक बच्चे ने एग्जाम लिखा मैथ्स का, और इसको मैथ्स में 99 आए। अब जब ये खुशी खुशी पेपर लेकर अपने वालिद के पास आया ये बच्चा, दिखाने के लिए कि देखो मुझे 99 आए हैं, तो पेपर हाथ में लेते ही बाप ने देखा 99 आउट ऑफ 100। तो पहला लफ्ज उसका ये था, एक नंबर कहाँ गया। वजह इसके कि हाँ बेटा, अब तक तुम 85 90 92 लाते थे, अब मैथ्स में तुम 99 लेके आए हो, शाबाश माशाअल्लाह। इसकी जगह बाप ने फौरन ये पूछा, एक नंबर कहाँ गया। क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि वो एक नंबर का आंसर नहीं लिख सके? तो इससे पता चलता है कि इस शख्स के अंदर सौदा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि परफेक्शन वाली हालत है। तो वो हमेशा दूसरों के काम में नक्स ढूंढता है। अब आप ये अपने घर में देख सकते हैं कि कई आप में से खवातीन ऐसी हैं जिनके शौहर ऐसे हैं कि जब वो घर पर आते हैं तो सबसे पहले आप कितना भी अपना घर क्लीन करके रखिए, झाड़ू मार के रखिए, पोछा मार के रखिए, क्लेanलीनेस मेंटेन करिए, जैसे वो घर में आएंगे वो सब कुछ देखने के बाद सबसे पहली चीज जो नोटिस करेंगे वो नक्स है। वो कहेंगे ये किताबें क्यों अभी तक टेबल पे है। पूरा घर आपने क्लीन किया है, 2 घंटे लगाकर वैक्यूम किया है, पोछा मारा है, मुरतब किया है, बेड को सेट किया है, ब्लैंकेट्स को घड़ी कर दिया है, सब कुछ आपने कर दिया है। अब क्योंकि थक गए थे, कमर में बहुत दुख रहा था, आपने कहा बस ये मैं बाद में करूंगी, और कुछ मैगजीन्स या किताबें जो लाइब्रेरी में जाना चाहिए वो टेबल पर रखी रहेगी। तो जैसे ही वो अंदर आया उसने देखा सब कुछ नीट, सब कुछ क्लीन, सब कुछ आली, लेकिन ये किताबें पड़ी हुई है, विच इज उनकी नजर में फ्लॉ है, एक खामी है, एक कमजोरी है, एक चीज आउट ऑफ प्लेस है। फौरन वो कहेंगे ये किताबें क्यों टेबल पर पड़ी हुई है। और यहां पर फिर खवातीन का मूड अपसेट हो जाता है कि मैं 3 घंटे से काम कर रही हूं, सारा घर क्लीन कर दिया, सिर्फ ये एक चीज उठाकर नहीं रखी और आपको वही नजर आई, आपको बाकी का कुछ नजर नहीं आया। नहीं, उनको सब कुछ नजर आया, एक निगाह में सब कुछ नजर आया। फर्क यह है क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट है, इनको खामियां नहीं पसंद है, इनको फ्लॉज नहीं पसंद है। तो कोई भी चीज में सबसे पहले उनको फ्लॉ नजर आएगा, कमजोरी नजर आएगी, और कहेंगे ये कमजोरी क्यों है। ये अगर ठीक हो जाए तो 100% जो है परफेक्शन हासिल हो सकता है। और अगर कुछ करना है तो 100% परफेक्शन से किया जाना चाहिए। और जब खुद की बारी आती है तो वो कभी भी 100% से नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि 100% एक बार में नहीं हो सकता है, तो धीरे धीरे करेंगे और 100% अचीव करेंगे। और अगर वो नहीं भी करते हैं तो वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि क्यों 100% हम नहीं कर रहे। ये एक हिस्सा हुआ। कोई शख्स जो मेलेंकली और सौदवी होता है, उसका ये एक हिस्सा है कि वो हमेशा जो है परफेक्शन, और एक्सट्रीम परफेक्शन, और हमेशा गलतियां ढूंढने में माहिर, सबसे आगे। ठीक है। दूसरा हिस्सा ये होता है कि इनको बुरा बहुत जल्दी लग जाता है।
अगर आप इनसे कुछ कह दे, इनकी गलती निकाल दे, इनको कहीं पॉइंट आउट कर दे, तो फौरन इनको बुरा लगता है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। कई बार ये होता है कि एक शख्स है, उसके अंदर मेलेंकली प्राइमरी है और कॉलरिक सेकेंडरी है। अगर ये है तो जैसे ही आपने गलती निकाली, घर में एक बहुत बड़ा बवाल मचेगा, झगड़े और चिल्लाना, डांटना और सारी पुरानी दास्तानें निकालना कि तुम तो ये भी करती थी, तुम तो वो भी करती थी, तुम तो ऐसे गलत थी, वो थी, ये थी। वो फिर एक जो है एक मामूली चीज कि अरे आपने सॉक्स नहीं उठाए, इतना सा कहना था कि 1 घंटे का झगड़ा और 1 घंटे की लड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी कॉलरिक है, वो कॉलरिक की अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन मान लीजिए अभी हम सेकेंडरी को नजर में नहीं रखते, सिर्फ प्राइमरी को देखते हैं, तो प्राइमरी वाली हालत में ये होगी कि अगर ये मेलेंकली है और ये सौदवी है, तो उस वक्त जैसे ही आपने इनकी गलती निकाली या इनसे कुछ कह दिया और कहा कि आप इस तरह गलत है, या ये आप नहीं कर रहे, या आपको ये करना चाहिए था आपने नहीं किया, तो इनका मूड इतना खराब होगा, इतना खराब होगा, इतना खराब होगा, और वो नहीं चाहते कि झगड़े में पड़े, तो वो चुप हो जाएंगे। और वो 10 मिनट के लिए चुप नहीं होंगे, 1 घंटे के लिए चुप नहीं होंगे, 6 घंटे के लिए चुप नहीं होंगे, या वो 2 दिन तक चुप रहेंगे, घर में बात नहीं करेंगे, ना आपसे करेंगे, ना बच्चों से करेंगे, ना किसी से करेंगे, ना कोई काम करेंगे। कई बार ये माजरा 1 हफ्ते तक चलता है, 1 हफ्ते तक घर में बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने एक बहुत ही छोटी सी चीज कह दी कि आपने सॉक्स क्यों नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए भी नहीं, अरे आप सॉक्स उठाना भूल गए, इतना भी अगर मैंने कह दिया, तो अब ये क्योंकि मैंने इनका नक्स निकाला है, तो ये 1 हफ्ते तक बात नहीं करते, इनका मुंह उतरा हुआ होता है, अपसेट होते हैं, घर में खाना नहीं खा रहे, नाश्ता करने बैठते हैं तो थोड़ा सा खा के चले गए, लंच मुझे नहीं चाहिए, खाने का मन नहीं है, डिनर जो बनाना है बना लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और एकदम रूड बिहेवियर, और एक डिटैचमेंट कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरी जिंदगी में जैसे कि हो ही नहीं। और इस माहौल में अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो वो आपकी तरफ तवज्जो भी नहीं करते। बहुत तेज बुखार भी चल रहा है, 103, 104, वो आपको गोली भी लाकर नहीं देंगे। आपको बच्चों से कहना पड़ेगा कि बेटा जाइए वो दवाई का पैकेट लेकर आइए, आपको खुद गोली लेकर खाना पड़ेगा। ये बोलेंगे मैं मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मेरे पास एक केस आया जिसमें एक खातून थी, वो कह रही थी कि मैं अपने शौहर से थक गई। क्यों थक गई हूं? क्योंकि वो हर छोटी बात का बुरा मानते हैं, और इतना शदीद बुरा मानते हैं कि 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, महीनों तक मुझसे बात नहीं करते। यानी 2-2 महीने गुजर जाते हैं कि वो मुझसे ना कोई कनेक्शन बनाते हैं, ना कोई फिजिकल रिलेशनशिप, ना प्यार जताना, ना मोहब्बत जताना। मैं उनसे प्यार मोहब्बत जताती हूं तो मुझसे दूर हो जाना महीनों तक चलता है। तो इस शख्स की हालत यह है कि इसका सौदा इतना आगे बढ़ गया है कि अब इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखिए, सौदा इंसान की बॉडी में होता है, और अगर इंसान अपसेट भी होता है तो वो नेचुरल बिहेवियर है। लेकिन जिसकी बॉडी में सौदा थोड़ा ज्यादा है, हर इंसान अगर आधा घंटा अपसेट हो रहा है, और ये आधे की जगह पौन घंटा 1 घंटा अपसेट हो रहे, 4 घंटे अपसेट हो रहे, ठीक है। लेकिन अगर कोई 1 महीने तक अपसेट है और आपसे बात नहीं कर रहा है, यानी इसका सौदा आउट ऑफ कंट्रोल है, अब यहां ट्रीटमेंट की जरूरत है। और वही तिब्बे बुअली सीना का मेथड यूज किया जाता है कि ऐसी दवाइयां दी जाती है जिससे सौदा कंट्रोल में आ जाए, कि पैनक्रियाज इतना ज्यादा ब्लैक बाइल जनरेट ना करे, या ऐसी दवाई दे दी जाती है कि अगर ब्लैक बाइल बहुत ज्यादा जनरेट भी हो रहा है तो ये दवाई आकर उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देती है, तो फिर ऑटोमेटिकली सौदा नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये एक चीज पहली, कि अपसेट, पहली तो परफेक्शन वाला, दूसरा अपसेट हो जाना, तीसरा जो है वो नाराहती और हुज्न, हर छोटी बात पे बुरा लग जाता है, और दूसरों के निस्बत शदीद सुएजन, हर चीज दूसरों के बारे में गलत और बुरी लगती है। ये गलत ही है, वो कभी सुधर ही नहीं सकता, ये तो ऐसा ही, वो हमेशा गीबत करता है, वो हमेशा माल डुबाता है। किसी के निस्बत पॉजिटिव फीलिंग और पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते हैं, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ठीक है, सुएजन। और सिर्फ ये नहीं कि अभी वाला माहौल,
आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले भी उस शख्स ने इनके साथ जो किया है, वो बातें भी याद करके उसके खिलाफ सुए जन। ओ वो तो ऐसा ही है, 10 साल पहले से मैं जानता हूं ये और ये और ये। इसीलिए घर में अगर शौहर परफेक्ट मेलेंकली है, तो वाइफ के लिए बहुत सख्त हो जाता है, मखसूसन जब इसका सौदा बहुत बढ़ जाता है। फर्स्ट, ये गलतियां निकालता है। सेकंड, आप कुछ कहते हैं तो बहुत शदीद शिद्दत से नाराज हो जाता है। थर्ड, इस नाराजगी में इसका सुएजन इतना ऊंचा होता है कि आपने 8 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर कुछ कहा है, तो उस बात को वो अभी तक याद करके आपके लिए दिल में अपनी नफरत पाल रहे हैं। और हर झगड़े के दौरान वो 15 साल वाली पुरानी बात निकल कर ही आती है, 10 साल पुरानी वाली बात निकल कर ही आती है। आपने ऐसे किया था, उस दिन ऐसे बोला था, उस दिन ये हुआ था, आपने मेरी चप्पल को हटा दिया था। ये हर छोटी चीज जो है वो आपके, आपने सबके जो है कॉफी को मिक्स करके दिया, और जब मुझे कॉफी दिया तो ऐसे ही कॉफी डालकर, शक्कर डालकर, चमचा डालकर दे दिया। मैंने अपनी कॉफी खुद मिक्स की है, जबकि तमाम मेहमान को आपने मिक्स करके एक्स्ट्रा शुगर के साथ दिया था। इतनी इतनी छोटी बात को पकड़कर वो नाराज और नाराहत और अपसेट होते हैं। ये है हमारा परफेक्ट मेलेंकली, या जिसे हम कहेंगे सौदवी। आइए इसके साथ जो दूसरा बिहेवियर मामूलन पाया जाता है वो है कॉलरिक, यानी सफरवी, यानी लिवर में येलो बाइल बढ़ जाता है। येलो बाइल बढ़ता है तो जिसको हम उर्दू जबान में पित्त भी कहते हैं, पित्त। आपको पता होगा कि हर जानवर में लिवर के साथ एक छोटा सा पाउच लगा होता है, उसमें येलो बाइल होता है, और बहुत ही कड़वा होता है। कि अगर बाय मिस्टेक किसी जानवर को जिबा कर रहे हैं आप, और अगर आपको महारत नहीं आती है, और वो येलो बाइल का पाउच आप निकालते वक्त अगर वो थोड़ा भी फट जाता है और थोड़ा भी येलो बाइल आपके गोश्त में या लिवर पे लग जाता है, तो वो आप कुक करके नहीं खा सकते। इतना कड़वा होता है कि आपका पूरा का पूरा सालन कड़वा हो जाएगा। 2 या 4 कतरे भी अगर गिर जाता है तो खत्म, आपका पूरा सालन बर्बाद हो जाता है। तो जिसे हम पित्त कहते हैं, येलो बाइल। जब ये बढ़ जाता है तो बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है, बहुत शरीर। और अगर कोई शख्स इस बात की तरफ तवज्जो नहीं करता है और अपनी गजा में गर्म चीजों का परहेज नहीं करता है, तो फिर इसका सफरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सफरा जब इंसान का बढ़ जाता है, वो कॉलरिक हो जाता है, यानी वो डोमिनेटिंग हो जाता है, डिक्टेटर टाइप उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है, जिसका एक मेथड ये होता है कि मैं जो कह रहा हूं वही होना चाहिए और वही सही है। अगर उसने कहा कि हम लोग मसलन छुट्टियों में कहीं नहीं जाएंगे, यानी कहीं नहीं जाएंगे। आज घर में फलान चीज बनेगी, यानी फलान चीज ही बनेगी। अगर इससे हटकर कुछ बनता है तो घर में बवाल होने वाला है। बच्चे आज बैठकर पूरा होमवर्क करेंगे 5 घंटे, यानी ये करना ही है, इससे हटकर कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसको हम कहते हैं कॉलरिक। एक तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। दूसरा, ये अथॉरिटेटिव होते हैं, अपनी अथॉरिटी एग्जर्ट करते हैं, कहते हैं मैं सही हूं और मैं जो कह रहा हूं वही होना चाहिए। इससे हटकर अगर कुछ हुआ तो फिर सबकी शामत है, सबकी परेशानी है, सबके ऊपर कहर टूटेगा, सबके ऊपर डांट पड़ेगी, चिल्लाना, हत्ता हाथ भी उठ सकता है। कई बार जो हम देखते हैं कि कुछ शौहर है जो अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं, तो उनमें से कई की प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी बॉडी में येलो बाइल बढ़ जाता है। कई बार ये भी होता है कि वाइफ जानबूझकर प्रोवोक करती है, उसको सताती है, टॉन्ट करती है, टॉन्ट करती है, फाइनली वो इरिटेट होकर मारता है, वो अलग बात है। लेकिन वाइफ बहुत अच्छा बिहेव कर रही है लेकिन शौहर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उसकी बॉडी में येलो बाइल बढ़ गया है, वो कॉलरिक है। कॉलरिक यानी डोमिनेटिंग डिक्टेटर टाइप, मैं। और कई बार ये होता है, मसलन मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस मैं बात कर रहा था। खातून 80 इयर्स की थी, और उन्होंने जो है अपने शौहर के लिए घर में हलीम बनाई। तो जब हलीम सर्व की गई, तो शौहर ऑब्वियसली, ये 79-80 इयर्स की है ये खातून, और शौहर उनसे और 2-4 साल बड़े। तो जब हलीम सर्व की गई तो उन्होंने लिया प्लेट में और कहा, अरे मुझे तो वो वाला पसंद है जिसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो दानेदार होना चाहिए, सारे पिसे हुए हो वो मुझे नहीं पसंद है, दाल थोड़ी दिखनी चाहिए, गेहूं थोड़ा दिखना चाहिए, वो मुझे ज्यादा पसंद आता है। तो उस खातून ने कहा कि हाँ वो तो खिचड़ा होता है, ये हलीम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं,
घर में फिर हलीम नहीं बनना चाहिए, खिचड़ा बनना चाहिए। तो खातून ने कहा कि भाई आपको खिचड़ा पसंद है, लेकिन घर में दूसरों को हलीम भी पसंद है, इसलिए कभी कभी हलीम बनाई जाती है। तो फौरन इस शख्स ने, जो 83-84 ईयर्स का है, उसने कहा नहीं, सिर्फ खिचड़ा बनेगा, क्योंकि आई एम द बॉस। मैं घर का बॉस हूं, मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए। हत्ता पकवान के मामले में, यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, मुझे ये पसंद है तो यही होना चाहिए, और कुछ नहीं हो सकता है, ना पॉसिबल है, ना मुमकिन है। और अगर होगा तो फिर इसके रिपरकशंस और इसका नतीजा आप देखेंगे, यानी इसका भुगतान आपको भरना पड़ेगा, जिसमें डांट होगी, चिल्लाना होगा, डांटना होगा, घर से निकल जाओ होगा, थप्पड़ मारना होगा, ये सारा सब कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि येलो बाइल ऊपर है। अब अगर दो कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, जहां पर ब्लैक बाइल और येलो बाइल, यानी सौदा और सफरा, दोनों एक शख्स के अंदर आ जाते हैं और ये दोनों बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन जाता है। इससे डील करना लिटरली नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक, कि ये परफेक्शनिस्ट है, और इसे लगता है कि मैं जो बता रहा हूं वो मैंने सोच कर, एनालाइज कर कर, बहुत सोच कर परफेक्ट आंसर निकाला है, देखो मेरा आंसर परफेक्ट है। और क्योंकि मैं कॉलरिक हूं तो मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर वन, मैं जो बोलूं वही होना चाहिए, और यही होना चाहिए। क्यों ये होना चाहिए? क्योंकि ये परफेक्ट आंसर है, और इससे हटकर जो भी होता है वो इम्परफेक्ट है। तो वो कभी अपनी बात को छोड़कर किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो किसी से ओपिनियन नहीं लेता है, किसी से मशवरत नहीं करता है, किसी से नहीं पूछता है मैं ये कर रहा हूं सही है या गलत है। यही होना चाहिए। बाद में नुकसान भी होगा तो बोलेगा नहीं मैं सही था, वो तो वो उसने ऐसे किया, उसने ये किया, मार्केट डाउन हो गया, यूएस में ऐसे हो गया, फलान ये हो गया, ये हो गया, इसीलिए नुकसान हो, वरना मेरा डिसीजन परफेक्ट था, मेरी तरफ से कोई गलती थी ही नहीं। अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी बन जाता है, चाहे फिर वो मेलेंकली प्राइमरी और कॉलेरिक सेकेंडरी हो जाए, या कॉलेरिक प्राइमरी एंड मेलेंकली सेकेंडरी हो जाए, एक ही आपको नतीजा मिलेगा। तो ये हो गए दो टाइप के पर्सनैलिटीज। तीसरी पर्सनैलिटी है फ्लेगमैटिक। फ्लेगमैटिक हमने इशारा कर दिया है कि बॉडी में बलगम बढ़ जाता है। जब बॉडी में बलगम बढ़ जाता है तो बॉडी फूलने लगती है। तो मामूलन जो फ्लेगमैटिक लोग होते हैं वो आपको दिखेंगे कि ये, इनका वजन बढ़ा हुआ है, ये मोटे हैं, इनका बॉडी काफी हेफ्टी बन गई है। ये आपको कॉलरिक में भी मिलेगा। जो अफराद कॉलरिक होते हैं, जिनका सफरा बढ़ चुका है, जो गुस्सालू हो गए हैं, इनकी बॉडी भी आपको कभी कभी फूली हुई मोटी लगेगी। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि ये पानी बहुत पीते हैं, और क्योंकि पानी बहुत पीते हैं तो इनकी बॉडी में ये पानी रिटेन होता है, और ये बॉडी में पानी रिटेन होने की वजह से इनकी बॉडी फुली हुई नजर आती है, मोटे नजर आते हैं ये लोग, लेकिन इनके अंदर सफरा बहुत हाई होता है। इसी तरफ जो बलगमी होते हैं, इनकी बॉडी भी मोटी नजर आती है, लेकिन ये गुस्सालू नहीं होते, ये बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। इतने ज्यादा ठंडे होते हैं कि अगर घर का कोई, मान लीजिए घर में नल खराब हो गया, आप इनसे कहते हैं भाई नल खराब हो गया, ठीक करवाना है, ओके ठीक है करवा देता। अगले दिन पे नल ठीक करवाना है, कब आप करवाएंगे? जी जी आज मैं इंशाल्लाह करवा देता। तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे एक महीना निकल जाता है, वो नल ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लेगमेटिक है। इनके अंदर की सिफातें ये है कि ये हर काम धीरे करते हैं, धीरे प्रोसेस करते हैं, और कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इनसे आप कोई भी जिम्मेदारी वाला काम कह दे कि ये आपको करना है, वो फौरन जिम्मेदारी से भागते हैं। हत्ता आप इनको मैनेजर बनाने की कोशिश करें, ये कहेंगे मुझे मैनेजर नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, लोगों से काम करवाना पड़ेगा, मुझसे नहीं होगा। आप इनसे कहेंगे जाइए जल्दी जल्दी, फलानी बेहोश हो गए, पानी लेकर आइए, वो इतनी स्लो जाएंगे कि उतनी देर में आप 4 बार जाकर पानी लेकर आ जाएंगे। कहेंगे भागो भागो, कहेगा मैं भाग रहा हूं, यही मेरा तेज है, दिस इज माई फास्टेस्ट, जो कि आपकी नजर में सबसे स्लोवेस्ट है। तो ये जो होते हैं फ्लेगमेटिक, इनके लिए टर्म यूज होता है पीसफुल फ्लेगमेटिक, यानी इनको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कोई इनके ऊपर प्रेशर ही नहीं है। इनको आप कितना भी वो करेंगे, प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, इनको जो कहते हैं जल्दबाजी करवाने की कोशिश करेंगे, ये कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे।
आप इनसे झगड़ा भी करना चाहेंगे, ये जवाब नहीं देंगे। आप इनको ताने मारेंगे, ये चुपचाप बैठे रहेंगे, रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जिसके लिए हम बहुत ही सादे टर्म्स यूज करते हैं उर्दू में, भीगी बिल्ली। कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चुपचाप बैठे हुए। आज तो खाना ही नहीं पकाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो चुपचाप बैठेंगे अपना। अगर टीवी देख रहे हैं, टीवी देख। बच्चे हमारे फेल हो रहे हैं, अच्छा अच्छा। अरे बाहर दंगा हो गया, ओके ओके। तो ये जो है क्यों? क्योंकि बॉडी में इतना बलगम बढ़ गया है कि हर चीज की प्रोसेसिंग स्लो हो चुकी है। हत्ता डेटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इनकी स्लो हो जाती है। आपका हाथ जल रहा है, आप कहेंगे जल्दी जल्दी कपड़ा दो कपड़ा दो, तो उनको पहले तो समझ नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हो और क्यों इतनी उजलत कर रहे हैं, इतनी जल्दी कर रहे हैं। उनको ये प्रोसेस होके समझने में टाइम लग जाता है कि हाँ कपड़ा चाहिए। फिर वो कपड़ा आपको देंगे, तब तक आपका हाथ जल चुका होगा, या दूध उबल रहा है, जल्दी चूल्हा बंद करो चूल्हा बंद करो, लेकिन वो जाकर चूल्हा बंद करेंगे तब तक आधा दूध उबल चुका होगा। तो ये फ्लेग्मेटिक है, स्लो होते हैं हर काम में, प्रोसेसिंग में। जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना है। आप कहेंगे अरे चलो घूमने जाते हैं, कहाँ जाएंगे बताइए, पार्क जाना है, या फलान जगह जाना है, या लेक है तो लेक के नजदीक जाना है, या बाहर जाकर खाएंगे कुछ, आइसक्रीम खाना है, पिज्जा खाना है, okay, आप डिसाइड करिए। नहीं, आप बताइए आपको क्या पसंद है, मुझे सब चलेगा। ये कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते। एक रीजन है इसके पीछे, रीजन ये है कि अगर ये डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन गलत साबित होता है, तो ये अपनी गलतियों की जिम्मेदारी उठाने तैयार नहीं होते हैं। कहते भाई मुझे ये जिम्मेदारियां मत दीजिए। अभी हम रिसेंटली एक स्कूल में टीचर्स को बता रहे थे कि आपके स्टूडेंट्स जो होते हैं उसमें इतनी वैरायटी होती है, तो उसमें से जो फ्लैग्मेटिक बच्चे होते हैं वो इस तरह की उनकी बिहेवियर होती है। तो हमने मिसाल दिया, कहा कि अगर आप बोर्ड पर लिखवा रहे हैं बच्चों को, थर्ड क्लास के बच्चे, फोर्थ क्लास के बच्चे, आप बोर्ड पर कुछ लिखा रहे हैं या डिक्टेट कर रहे हैं कि लिखो मैं कह रहा हूं, तो जो फ्लेग्मेटिक बच्चा होता है उसे, वो क्योंकि उसके अंदर वो लेजीपन होता है, उसे नहीं लिखना है, वो एग्जाम के पहले किसी की बुक ले लेगा, फोटो कॉपी कर लेगा, उससे पढ़ लेगा, लेकिन क्लास में उसे नहीं लिखना है। तो लिखते लिखते आसपास देखते रहेगा कि कौन सा बच्चा है जिसके पास पेन या पेंसिल नहीं है। अगर देखता है कि फलानी के पास पेंसिल नहीं है, तो कहता है, लो लो मेरी पेंसिल लो, मैं अब लिखो भाई, मेरी पेंसिल से लिखो। और कहीं ना कहीं वो ये जताएगा कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं, तो इसीलिए एग्जाम के टाइम पे तुम्हारे नोट्स मुझे देना चाहिए। अब फिर वो टीचर आके कहेगा तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, तो कहता है सर उसकी पेंसिल नहीं थी तो मैंने सैक्रिफाइस किया है और अपनी पेंसिल मैंने उसको दे दी है। अच्छा और पेंसिल नहीं है, है सर, तो क्यों नहीं लिख रहे हो? बोले लेकिन वो बेस्ट लिखने वाली पेंसिल थी। ठीक है, घटिया लिखने वाली पेंसिल से ही लिखो। निकाल कर लिखना शुरू करेगा, फिर कोई मिलेगा उसे फॉरेन पेंसिल दे देगा। क्यों नहीं लिख रहे हो? वो भी पेंसिल दे दी सर मैंने। तो फ्लेग्मेटिक ऐसे होते हैं जिन्हें कोई जिम्मेदारी उठाना नहीं होता है, जो कोई काम करना नहीं चाहते हैं। अब बचा हमारा फोर्थ पर्सनालिटी टाइप, जिसे हम कहते हैं सैंग्विन। सैंग्विन यानी जिनकी बॉडी में खून बहुत ज्यादा है। ये अफराद जो होते हैं, इनको मैं पहले ही आपको वार्न कर दूं कि मामूलन जो बच्चे होते हैं, पैदा होने से लेकर 7 8 या कभी कभी 9 साल तक की एज जो है, इनकी बॉडी में ये दमवी होते हैं। इनकी बॉडी में खून का जेनरेशन यानी क्रिएशन भी बहुत ज्यादा होता है, और उसका फ्लो भी बहुत ज्यादा होता है। तो मामूलन ये बच्चे 9 साल की एज तक सैंग्विन होते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरी चीजों की वजह से बच्चों के अंदर कोई दूसरा बिहेवियर प्रिडोमिनेंट हो जाए, लेकिन मामूलन जो फाउंडेशनल होता है बिहेवियर, वो बच्चों के अंदर ज्यादातर सैंग्विन होता है। लेकिन कुछ बच्चे जो ज्यादा सैंग्विन होते हैं, उनको साइकोलॉजी में आप जब ले जाएंगे, बोलेंगे क्यों ये बच्चा ऐसा है, तो फौरन वो कह देंगे इनको ADHD है, और एक टैग लगा देंगे, और उनके ऊपर वो फिर ट्रीटमेंट वो सब शुरू कर देंगे। जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि उसकी बॉडी में खून बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो कोई बात एक जगह खड़े रहकर नहीं कर सकता। यही मिसाल जो स्कूल की मैं ले रहा था आपसे, तो टीचर्स कहती है कि हमारी क्लास में बच्चे जो है वो इतने ज्यादा ADHD है। उन्होंने ये वर्ड यूज किया, मैंने कहा नहीं, ADHD मत कहिए, आप कहिए कि इतने ज्यादा सैंग्विन है। तो कहा हाला, इतने ज्यादा सैंग्विन है कि बच्चे को जब सवाल पूछना होता है, तो वो जो हम सीटिंग अरेंजमेंट है, वो तीसरी लाइन में बैठा हुआ है, तो वो वहां पर बैठकर सवाल नहीं पूछ सकता हाथ उठाकर, वो खड़ा होता है और बेंच पर खड़ा हो जाता है। और कई बार वो बेंच पर भी उसको
तसल्ली नहीं होती है, तो वो दौड़ा दौड़ा मेरे टेबल तक पहुंच जाता है सवाल पूछने के लिए, टीचर 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 टीचर। मैं क्या करूं, ये बच्चे की वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो जो बच्चे होते हैं इनके अंदर मामूलन खून ज्यादा होता है, तो ये सैंग्विन होते हैं। लेकिन यही चीज जब हम बड़ों के अंदर देखना चाहते हैं, तो सैंग्विन ऐसे अफराद होते हैं जो बहुत ज्यादा बबली होते हैं, जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा जोक करते हैं। ये पॉजिटिव चीजें इनके अंदर है कि ये जहां जाते हैं माहौल को एकदम जो है खुशहाल बना देते हैं, बहुत ज्यादा बात करना, जोक सुनाना, किस्से सुनाना, अरे ऐसा हो गया। और इनमें से कई बार इनकी ही बेखूफियां होती है जिसकी वजह से सारा माहौल गड़बड़ा भी जाता है, और बाद में यही दास्तान सुनाकर ये हंसते भी हैं और दूसरों को हंसाते भी हैं। तो ये किसी भी गैदरिंग में जब जाते हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। हंसना, खिलखिलाना, हर चीज को लाइट लेना। लाइट लेना, ये माना कि नुकसान हो गया, ठीक है, अपनी ही गलती की वजह से जूता खराब हो गया, ठीक है, गुम गया, मोबाइल कहाँ रखा नहीं पता, अब पूरा घर ढूंढ रहे हैं, मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है। फाइनली मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ऐसी जगह पर जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा सोफे के नीचे मिल रहा है, किचन में शक्कर के डब्बे में मिल रहा है, अरे मैं यहाँ चाय बनाने आई थी, मोबाइल ही चेक कर रही थी, फिर सडनली हस्बैंड ने कहा कि भाई चाय जल्दी लेकर आओ, तो मैं वो चक्कर में मोबाइल यहीं शक्कर के डब्बे में छोड़ कर आ गई। तो ये जो सैंग्विन होते हैं, ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा बबली होते हैं, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा बात करने वाले होते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कुछ अल्फाज और वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि इनका इंटेंशन नहीं होता है लेकिन ये इस्तेमाल करते हैं, और इस वजह से बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, उनका दिल दुखता है, दिल टूटता है, और 4 दिन बाद जब उनसे कहते हैं कि उस जगह उस फंक्शन में आपने मुझे इस तरह कहा, तो वो खुद शॉक हो जाते हैं जो सैंग्विन होते हैं कि क्या आप कह रहे हैं, ऐसे मुमकिन है, मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, कैसे मैं आपके लिए ये अल्फाज यूज कर सकती हूँ, ये मुमकिन ही नहीं है। आप कहेंगे मेरे पास 4 गवाह मौजूद है, वो 4 गवाह कहेंगे, तब भी ये कहेंगे नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, आप मेरे लिए कितने मोहतरम हैं, इतने मोहतरम होने के बाद ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपके साथ ऐसे बिहेव करूं। और एक और सिफत जो ये सैंग्विन में पाई जाती है कि ये जितने काम आपको रहेंगे, हर काम में ये वॉलंटियर करने के लिए फौरन तैयार होते हैं कि भाई मुझे मजलिस मैं हूं, मैं आऊंगी, फलान काम मैं हूं, मैं आऊंगी, ये मैं हूं, ये भी मैं करूंगी। और जिस दिन प्रोग्राम होता है, भूल जाते हैं कि इनको मजलिस में जाना था, फर्श बिछाना था, डेकोरेशन करना था, खाना बनाकर ले जाना था, या कोई जश्न में इन्होंने कहा मैं खीर लेकर आ रही हूँ, जश्न में आ गए, कहा आ गए, खीर कहाँ है, बोले खीर कौन सी खीर, बोले अरे जब बात की गई तो आपने कहा कि फलानी पूरी ला रहा है, फलानी सालन ला रहा है, फलानी ये ला रहा है, और आप खीर लाने वाले थे। कहा मैंने मैंने कहा खीर लाऊंगी, हाँ आपने कहा, और आपको सारी बात हुई, आपको 10 लीटर खीर लाना था। कुछ नहीं, वो ऐसे ही जश्न में आ जाते हैं, और फिर पता चलता है क्या क्या शख्स है यार, ये कैसा इंसान है, इसने वादा किया और कल मैंने उसको रिमाइंड भी किया, यानी 24 घंटे पहले रिमाइंड भी किया कि तुमको कल 10 लीटर खीर लाना है, फिर भी वो जो है कोई चीज के बगैर आ गए। तो ये जो सैंग्विन होते हैं इनके अंदर ये कुछ चीजें पॉजिटिव होती है और कुछ ऐसे ही चीजें नेगेटिव होती है। अब जब आपको ये चारों माहौल और हालात समझ आ रहे हैं, तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिसे ये समझ आ रहा होगा कि हाँ मैं सैंग्विन हूँ, या मैं कॉलरिक हूँ, या मैं मेलेंकली हूँ, या मैं फ्लेगमेटिक हूँ। कॉलरिक जो होते हैं वो बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, हर चीज मेरे हिसाब से होना चाहिए, जरा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, जैसे मैं बोलूँ वैसे। तो हाँ मैं कंट्रोलिंग हूँ, मैं मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो ठीक है मैं कॉलरिक हूँ। वैसे ही आपको ये भी रियलाइज हो रहा होगा कि आपके पार्टनर या आपका स्पाउस जो है या आपके हस्बैंड जो है, वो भी आप में से कई को रियलाइज हो रहा होगा कि अरे ये तो सैंग्विन है, अरे ये तो। और कई बार जो है ये पर्सनालिटीज मैच नहीं होते हैं, जहां पर शख्स कॉलरिक है, गुस्सालू है, और ऑपोजिट में उसका बीवी या शौहर मान लीजिए सैंग्विन है, ये डांट रहा है, बेवकूफ, ऐसे कोई करते हैं, इतनी महंगी मैंने जो है साड़ी लाई थी तुम्हारे लिए, जला दिया, ऐसे कोई करते हैं, और ये क्योंकि सैंग्विन है और ये हंसे जा रही है। अरे मैं मेरा ध्यान था, मैं मुझे पता था, मैं केयरफुली मैंने आयन को सेट किया था सिल्क पर, लेकिन फलानी ने बुलाया तो मैं आयन ऐसे ही रखकर चली गई, और ये डांट रहा है कि 10,000 की साड़ी तुम खराब कर दी, और ये हंसे जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सैंग्विन है, और इसे ये माहौल सारा, ये जो उसकी बेवकूफी की वजह से साड़ी जल गई है, इसे फनी लग रहा है और ये हंस रही है।
और इसको उतना ही गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसों की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तुमने 10,000 की साड़ी जला दी। और जब मैं तुम्हें डांट रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं, तो तुम हंस रही हो। और उसी हंसी मजा, वो ये डांट रहा है, ये हंस रही है, और हंसते हंसते साड़ी आयन कर रही है, और एक जगह वो जला देती है। क्यों? क्योंकि तवज्जो उसकी हस्बैंड की तरफ थी कि हस्बैंड डांट रहा है और उसे हंसी भी आ रही है। और ये सारी चक्कर में और एक जगह साड़ी जला दी, तो शौहर और भड़क जाता है कि क्या तुमने मजाक बना रखा है। ये घर का माहौल जहाँ कॉलरिक और सैंग्विन है। और जहां मेलेंकली और सैंग्विन है, वहां पर मेलेंकली कहता है परफेक्शन के साथ होना चाहिए, ये कहता है क्या परफेक्शन के साथ कोई। मिसाल मैं देता हूं ये, और ये हमने मिसालें देखी, इस वजह से घर में झगड़े होते हैं। हस्बैंड मेलेंकली है, वाइफ सैंग्विन है। टूथपेस्ट के लिए शौहर कहता है भाई टूथपेस्ट यूज करने के लिए आप टूथपेस्ट को जब खोलते हैं तो आराम से नीचे से ऊपर आइए, ताकि सारा पेस्ट नीचे से जमा होता है ऊपर, और आप ऊपर स्क्वीज करते तो आपके ब्रश पर पेस्ट निकल जाएगा, फिर आप ब्रश करें, ताकि आपको कल सुबह जब यूज करना है तो आपको उस पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। क्यों? क्योंकि आप जब नीचे से रोल करते हुए सारा जमा करके ऊपर ला लेंगे, तो कल आप थोड़ा सा दबाएंगे और आपको इनफ पेस्ट मिल जाएगा। ये मेलेंकली। सैंग्विन, सुबह उठेंगे, ढक्कन खोलेंगे, पेस्ट को ऐसे बीच में से पकड़ के दबाएंगे और पेस्ट छोड़कर चले जाएंगे। जब पेस्ट टूथपेस्ट की हालत आप देखेंगे, तो बेचारा वो ऐसे मरोड़ा हुआ पड़ा हुआ है। शौहर आकर देखता है, कहते ये क्या हाल बनाया, ये कोई तरीका है टूथपेस्ट यूज करने का? बीवी कहती देखो, टूथपेस्ट का पर्पस यह है कि पेस्ट ब्रश पे लगना चाहिए और ब्रश होना चाहिए। अब कहां से दबाते हैं कोई मायना नहीं रखता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पेस्ट का पर्पस ये है कि दांतों का ब्रश होना चाहिए, हो रहा है, खत्म हो गई बात। अब बीच में से दबाओ, ऊपर से दबाओ, नीचे से दबाओ, क्या फर्क पड़ता है? शौहर कहता है भाई जब आप बीच में से दबाते हैं तो उसका फुल पोटेंशियल 100% पेस्ट यूज नहीं होता है। बीवी कहती मैं तो ऐसे यूज करूंगी। तो शौहर कहता है कोई बात नहीं, मैं सही करता हूं। वो फिर पूरा हर दिन लिटरली नीचे से जमा करके ऊपर लाएगा। हर दिन बीवी आएगी, बीच में से दबाकर यूज करके चली जाएगी। शौहर 10 बार बोलने के बाद कहता है ये बीवी ऐसी है, छोड़ो। वो हर दिन वो अपने सैंग्विन तरीके से यूज करती है, शौहर मेलेंकली तरीके से सेट करके जाता है, और सुबह होते ही पेस्ट की हालत देखते ही शौहर का मूड खराब। अब बीवी कहती है रोज सुबह उठते ही तुम्हारा मुंह उतर जाता है, पता नहीं क्यों। वो क्यों? इसलिए क्योंकि टूथपेस्ट तुम खराब करके जा रही हो। लेकिन क्योंकि शौहर को लड़ना नहीं होता है, परफेक्ट मेलेन के लिए, वो झगड़े में बिलीव नहीं करता है, तो कहता है कुछ नहीं छोड़। घर आए, शौहर मेलेंकली है या बीवी मेलेंकली है, तो वो अपने शूज निकालेगी, सॉक्स सीधे पाव का सॉक्स सीधे शूज में, दाएं पाव का सॉक्स दाएं शूज में। लेकिन बच्चा सैंग्विन है, तो वो घर में भागते ही एक पाव यूं करेगा, शूज उड़ के इधर जाएगा, एक पाव यूं करेगा, शूज उड़ के उधर जाएगा। भागते भागते सॉक्स इधर फेंका, उधर फेंका, रूम में चला गया। मसलन उसका कार्टून आ रहा है, तो उसने अपना कार्टून लगाकर बैठ गया। अब अम्मा जो है वो नाराहत, ये क्या तरीका है तुम्हारे शूज निकालने का? फिर हर दिन सुबह शूज ढूंढने में, सॉक्स ढूंढने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। कहाँ रखा था? मैं तो निकाल कर वहीं रखा था, आपके शूज के बाजू ही रखा था। मम्मी कहती नहीं, मुझे याद है जब मैं शूज निकाल रही थी तो तुम अंदर भाग गए थे, तो तुमने यहाँ शूज नहीं रखे। नहीं मम्मी, प्रॉमिस, मैं वहीं रखा था, बिल्कुल आपकी तरह, एक शूज, दूसरा शूज और सॉक्स उसमें रखे। वो 10 मिनट ढूंढने के बाद पता चला एक शूज उड़ के सोफा के पीछे गिरा था, और एक शूज डाइनिंग टेबल के नीचे चला गया था। वो 10 मिनट ढूंढने के बाद मिलता है, और हर दिन की यही कहानी होती है। तो ये सैंग्विन और मेलेंकली, और हर दिन रोना धोना चल रहा होता है। तो ये जब हमें समझ आता है कि हमारे अतराफ के लोग कैसे हैं और हम खुद कैसे हैं, तो हमें ये भी समझ आता है कि इनके साथ कैसे डील करना है, इनके साथ कैसे बिहेव करना है। और ये बिहेवियर और डील करने का सही तरीका अगर समझ आ जाता है, तो फिर हमारे जो कनेक्शंस है, इर्तिबातात है, वो परफेक्ट हो जाते हैं, उसको हम सही मेंटेन कर पाते हैं। उसका फायदा भी होता है और सवाब भी होता है। और यही लोग जो है, जब इबादत की बात आ जाती है, तो जो बहुत जिंदा हमारे पास मिसालें हैं, जो फ्लेग्मेटिक होते हैं, जो बलगमी होते हैं, उनसे ज्यादा इबादतें नहीं होती है, वो मिनिमम करेंगे, रुक जाएंगे। जो कॉलेरिक है, वो करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि नहीं कर पाते हैं और देखते हैं उसकी बीवी ज्यादा इबादतों को अंजाम दे रही है, तो उन्हें गुस्सा आता है। 2 हफ्ते पहले की ही बात है कि हमें मैसेज कर कर एक खातून पूछ रही है कि मैं मुस्तहब रोजे रख रही हूँ,
नहीं, बल्कि मुझसे अब नहीं, मैं मेरे कज़ा रोजे रख रही हूं जो मेरे पिछले छूट गए हैं, लेकिन मैं रख पा रही हूं और मेरा हस्बैंड इन अय्याम में, रजब और शाबान में रोजे नहीं रख पा रहा है, तो उससे गुस्सा आ रहा है और वो रोज मुझे ताने मार रहा है, सता रहा है। और ये सारी बात में मुझे समझ आ गया है कि इसे इसलिए गुस्सा आ रहा है कि मैं रोजे रख पा रही हूँ और ये नहीं रख पा रहा है, मैं कुछ नमाजें पढ़ पा रही हूँ और ये नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसलिए ये मुझे तंग कर रहा है, मुझे सता रहा है। तो क्या मैं अपने कज़ा रोजे रखना बंद कर दूं? क्या करूं मैं? यहां पर मेरी जिंदगी हेल बन रही है। तो कॉलेरिक इबादत में उसका अपना असर, कि नहीं कर पा रहे तो गुस्सा आ रहा है, दूसरे कर पा रहे तो दूसरों पे गुस्सा आ रहा है कि तुम क्यों कर पा रही हो जब मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कोई नहीं करना चाहिए। कल की बात मैं आपको बता रहा हूं, यहां पुम में एक ऐसे फैमिली के बारे में पता चला है कि फादर सुपर कॉलेरिक, इतना ज्यादा कॉलेरिक कि अगर ये बोले हाँ, अगर बोले उठो तो सारी फैमिली उठ सकती है, अगर बोले अपनी जगह से हिलना नहीं तो सारी फैमिली उठ नहीं सकती अपनी जगह से, इतना पावरफुल कॉलरिक। और इनकी बहू जो है वो बता रही है कि हमारे ससुर इतने स्ट्रॉन्ग कॉलरिक है कि वो 15 शाबान को हम सब तैयार होकर टैक्सी बुलाने के लिए रुके हुए हैं और लास्ट मिनट पे वो कहते कोई जमकरान नहीं जाएगा। ना बीवी को जाने दिया, ना बेटी को जाने दी, दो बेटियां हैं, एक बेटा है, बहू है, और जो है पोतरे पोतरियां ना है। ना बीवी को जाने दिया, ना दो बेटियों को जाने दिया, ना बेटे को जाने दिया, ना बहू को जाने दिया, ना बच्चे पोतरों को जाने दिया, ना खुद गए। क्यों? क्योंकि खुद थोड़ा ओल्ड एज में आगे नहीं जा पाते जमकरान में, वहां इतना क्राउड होता है कि उसको हैंडल नहीं कर पाते, अब इनको घर में अकेले रहना पड़ेगा जब सब चले जाएंगे, तो कहा नहीं, कोई नहीं जाएगा। हरम इनके घर से 7 मिनट की दूरी पर है, वॉकिंग अगर जाएंगे। बोले अब महीनों हो गए हम हरम नहीं जा पाए, क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि कोई नहीं जाएगा हरम, जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा हरम नहीं जा सकते। अगर कहीं से पता चल गया कि आज मेरा बेटा दर्स पढ़ने गया था और आते आते हरम जाके आया है, तो फिर घर में जंग हो जाएगी। तो ये कॉलेरिक्स। तो इससे हमें पता चलता है कॉलेरिक होने की वजह से इबादत पे असर पड़ता है, मेलेंकली होने की वजह से इबादत पे असर पड़ता है, फ्लेगमेटिक होने, सैंग्विन होने की वजह से, सैंग्विन एक खातून, उन्होंने कहा कि आप बताइए मुझे, मेरी जिंदगी में ये मुश्किल है, मैं क्या करूं? मैंने उनसे कहा कि देखिए बहुत मारूफ है कि नमाजे जनाब जाफर तैयार आप पढ़ेंगे तो आपकी जो है मुश्किल हल हो जाएगी। और वो खास दिन भी मौजूद थे, रजब का महीना भी था, 13 14 15 रजब भी चल रही थी, उस अय्याम में पढ़ना बहुत ज्यादा सवाब और उससे हाजत पूरी होती है। कहा ओके, कैसे पढ़ना है सारा बता दिया कि 2 रकत 2 रकत करके पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और इन्होंने जो है 50 मिनट या 1 घंटा लगाकर नमाज जाफर तैयार पढ़ी। उसके बाद मैसेज करके कहते हैं कि मौलाना आपने कहा था 2 रकत 2 रकत पढ़ना, लेकिन मैं भूल गई और मैंने पूरा मिलाकर 4 रकत की एक नमाज जाफर तैयार पढ़ी है और उसको एक तशहुद के साथ खत्म किया है। जबकि एक तशहुद एक सलाम होकर खत्म करो, फिर दूसरी रकत सॉरी दूसरी नमाज पढ़ी है 2 रकत की, लेकिन मैं भूल गया और मैंने पूरी मिलाकर 4 रकत की नमाज। असर होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सैंग्विन है, भूल जाते हैं, दिक्कत कम है, तवज्जो कम है। तो ये मुश्किलात होती है और ये असर करता है हमारी जिंदगी में। तो जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर के टेम्परमेंट्स इस तरह चेंज हो रहे हैं और इस तरह बढ़ गए हैं कि आपकी बॉडी में इतना दम बढ़ गया है कि आप ना कोई चीज को सीरियसली ले रहे हैं, हर चीज हंसी मजाक में ले रहे हैं, आपकी बॉडी में इतना ब्लैक बाइल बढ़ गया है कि हर चीज में आपको बुरा लग रहा है, हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, आपकी बॉडी में कॉलरिक इतना बढ़ गया है कि आपको हर चीज पे गुस्सा आ रहा है, तो फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और ये सारी चीजें हमारी पूरी ये जो टाइम टेबल हमने बताया है, इर्तिबातात पर भी, रिलेशनशिप्स पर भी असर करता है और हमारी स्पिरिचुअलिटी पर भी असर करता है। इसलिए ये समझना जरूरी है, अपने आप को पहचानना जरूरी है और देखना जरूरी है कि क्या मेरे अंदर ये जो टेम्परमेंट्स हैं वो बैलेंस स्टेट पर मेंटेन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है। व आखिरुद्दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। मैं सेशन ओपन करता हूँ क्वेश्चंस के लिए, तो प्लीज़ अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की और कोशिश करूँगा कि आपको आंसर्स प्रोवाइड कर सकूँ। और अगर जवाब नहीं आता है तो फिर जानकर पहचान कर या पूछ कर बताने की कोशिश करेंगे।
तो पहला सवाल हमारे सामने है, डू सौदवीज हैव अ टाइप वेयर दे ओनली पॉइंट आउट फॉल्स एंड दे देमसेल्व्स आर वर्स एट मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इवन एट बेसिक लेवल? नहीं, सौदवी ऐसे नहीं होते। सौदवी इतने परफेक्ट होते हैं, मैं आपको एक लाइव मिसाल देता हूँ। सौदवी इतने परफेक्ट होते हैं कि उनका टेबल एकदम नीट होगा, बुक्स सही से जमे होंगे, पेन्स अपनी जगह पर, पेंसिल्स अपनी जगह पर, इरेजर्स अपनी जगह पर। आप उनका कबर्ड खोलेंगे तो आपको मिलेगा शर्ट्स पूरे एक जगह पर है, पैंट्स पूरे एक जगह पर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, शर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कलर पैटर्न में, डार्क कलर से स्टार्ट होते हुए लाइट कलर की तरफ। सो ब्लैक्स, ब्राउन्स, पर्पल्स, ब्लूज, लाइट ब्लूज, फिर वो शेड्स पूरे होते होते क्रीम एंड व्हाइट। तो आप खोलेंगे तो आपको उनके कबर्ड में रेनबो दिखेगा। शर्ट्स पूरे एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज, पैंट्स पूरे एक सीक्वेंस में हैंग किए हुए, आयरन किए हुए, रेडी, सॉक्स को फोल्ड करके मुनज्जम तरीके से रखा हुआ। कौन से मुझे घर में पहनना है, कौन से मुझे बाहर पहनना है, कौन से ऑफिस में पहनना है, कौन से मेरे स्पोर्ट्स के शौक से सॉक्स है, ये सब कुछ तरीकेकार से जमा हुआ एकदम परफेक्ट हालत में होता है। हाँ, जो जिनका सौदा उतना हाई नहीं होता है, तो हाँ कभी कभी उनका रूम मेसी होता है, लेकिन वो वंस इन अ वीक आपको नजर आएगा कि भाई रूम थोड़ा मेसी हो गया, 4-5 दिन के लिए होता है, फिर वो जाकर क्लीन कर लें, क्योंकि वो सो नहीं पाते, वो इतने मेसी रूम में सो नहीं पाते, वो जाकर क्लीन कर लेंगे। महीनों तक क्लीन रहेगा, लेकिन मुमकिन है कि साल में आपको 2-3 हफ्ते नजर आएगा कि रूम मेसी है। एग्जाम्पल, एग्जाम का टाइम चल रहा है, एग्जाम के टाइम पर ये इस काम पर तवज्जो नहीं देते, उस काम पर तवज्जो देते। मैं आपको मिसाल भी देता हूँ, एक शख्स है, वो इतना परफेक्ट मेलेंकली था कि वो अपनी चीजें मुनज्जम रखता था। वैसे ही उनकी सिस्टर जो थी, वो पूरी तरह से सैंग्विन, हर चीज इस्तेमाल करके घुमा देती थी, कहाँ रखती है क्या करती है नहीं पता। तो अब ये बहन हमें बता रही है कि मैं कभी कभी जाकर मेरे भाई का पेन वगैरह मैं यूज कर लेती, और वो जैसे ही आता हो तो वो कहता, तुमने मेरी पेन को हाथ क्यों लगाया? मैं सरप्राइज हो जाती कि ये इसे कैसे पता चला, ये तो घर में था भी नहीं, ये तो कॉलेज गया हुआ था, इसको कैसे पता चला मैंने इसकी पेन ली? तो एक दिन मैंने इसको हिम्मत करके पूछ ही लिया, मैंने इस्तेमाल नहीं किया पेन, लेकिन जब मूड अच्छा था तो मैंने पूछ लिया कि आपको कैसे पता चलता है मैंने आपकी पेन इस्तेमाल की है? तो फिर उसने बताया कि मैं अपनी पेन्स को वर्टिकल रखता हूँ, यानी मेरे टेबल पर जब मैं रखता हूँ तो वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है टेबल। ये मेरा टेबल है, इसमें एग्जैक्टली स्ट्रेट मेरी पेन होती है, लेकिन तुम जब इस्तेमाल करके रखती हो तो तुम सीधा नहीं रखती हो, टेढ़ा करती हो। सर्टेन डिग्री वो टेढ़ा हो जाता है, 4 डिग्री, 5 डिग्री, या कुल्लन छोड़कर चली जाती हो, मुझे पता चल जाता है तुम इस्तेमाल करती हो। ओके ठीक है। कुछ दिन बाद फिर से इस बहन ने पेन को इस्तेमाल किया, भाई वापस आया, सलाम अलैकुम, सॉरी हमारा यहाँ लाइट चली गई, तो फिर वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, और फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह, सो वी आर बैक नाउ। तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस सिस्टर। तो उसने अपने भाई से पूछा कि, तो उसने एक दिन यूज किया और भाई ने कहा कि तुमने फिर से मेरी पेन यूज की। तो ये कहने लगी कि भाई अब तो मैंने इस्तेमाल करके मैंने कोशिश की कि आप जैसा रखते हो बिल्कुल वैसा ही रखूं, फिर आप कैसे समझ गए? तो फिर वो भाई कहता है कि पता है, ये पेन जब मैं इसका कैप निकालता हूँ तो ये कैप के साथ एक जो डंडी होती है, तो पेन का जो नाम होता है ना, वहां मैं उस डंडी को फिट करता हूँ, लेकिन तुमने मेरी पेन यूज की, कैप जैसे लगाना है लगा दिया, वो कैप का नाम और डंडी मैच नहीं हो रहे थे, तो मैं समझ गया कि तुमने मेरी पेन को हाथ लगाया। तो ये जो परफेक्ट मेलेंकलीज होते हैं वो इतने दकीक होते हैं अपने काम में कि ये सौदवी जो है, ये मुमकिन नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है कि ये खुद अपनी जिंदगी में मेसी रहे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी जिंदगी में बहुत मेसी रहे लेकिन दूसरों, वो कॉलरिक में हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत मेसी रहे लेकिन दूसरों की गलतियां निकालते रहे। ठीक है, अभी देखें, आई अंडरस्टैंड दैट आई माइट बी फ्लेगमेटिक, हाउ टू क्योर दिस, ये हम इंशाल्लाह क्योर कैसा करना है इसको अगले सेशन में कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। वी हर्ड इन द सेशन दैट द मंथ इन विच यू आर बोर्न आल्सो अफेक्ट्स योर बिहेवियर, इफ यू कुड एलॉबरेट ऑन दिस प्लीज। देखिए, जो महीने में हम पैदा होते हैं वो उसका असर हमारे हार्मोनल स्ट्रक्चर पर होता है। जैसे अगर कोई शख्स विंटर में पैदा होता है तो नेचुरली उसकी बॉडी उस विंटर से कोप करने के लिए बॉडी में हीट जनरेट करना शुरू कर देती है। मैं क्विकली चेक कर लूं, आप लोग को आवाज आ रही है राइट? वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है राइट? क्योंकि आई कैन सी अ मैसेज विच सेज ओके, ठीक है चले। तो जनरली अगर वो विंटर में पैदा होता है तो नेचुरली उसकी बॉडी कोशिश करती है कि उसके बॉडी में वो
वार्मथ जनरेट करे ताकि वो विंटर से लड़ सके। तो बचपन से उसकी बॉडी में जो है ये गर्माहट क्रिएट हो रही है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो बॉडी का वो गर्माहट क्रिएट करने वाला जो एस्पेक्ट है, येलो बाइल जो होता है, वो ज्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू अदर्स। तो इसीलिए आपकी बॉडी में येलो बाइल बहुत जल्दी बढ़ जाता है। या आप दूसरे सीजन्स ले लीजिए, जहां पर आप जब पैदा होते हैं तो वहां पर आपकी बॉडी के सर्टेन एंजाइम्स ज्यादा एक्टिव होते हैं ताकि आपको वो माहौल के साथ एडजस्ट कर सके। तो जब आप बड़े हो रहे होते तो ये एंजाइम्स और ये हार्मोन ज्यादा इजीली जनरेट कर पाते हैं कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो इसीलिए आप जिस महीने में पैदा होते हैं वो काफी असर करता है आपके बिहेवियर पर। मैं हर वक्त सैड फील करती हूँ, सब कुछ लाइफ में अच्छा है फिर भी बिला वजह सैडनेस है, हाउ टू क्योर दिस। देखिए इसके लिए ये जैसे मैंने कहा कि क्योर को हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए दो तीन चीजें हो सकती है। एक तो ये कि पहले आप देखें अपनी गजा क्या है, आप क्या खा रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें मत खाइए, अवॉइड करिए। थोड़ी वार्म चीजें खाने की कोशिश करिए। ठंडी चीजों में क्यूकम्बर्स है, वाटरमेलन है, दही है, दूसरी ठंडी चीज़ें ये मत खाइए। वार्म चीज़ें खाइए, जैसे पुदीना है, पुदीना वार्म होता है, ज़ीरा वार्म होता है, और ज़ाफ़रान है, वो थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा करें तो अपने आप आपकी बॉडी में थोड़ी हीट जनरेट होगी। तो ये जो आपका सौदा है वो कम होगा और फिर बॉडी में थोड़ा गर्माहट आएगी, तो आपकी बॉडी थोड़ी बेहतर होगी और ये सूजन दूर हो सकता है, सैड फील होना दूर हो सकता है। And also if we know what kind of person we are, how do we cure it? अच्छा, तकरीबन सबका सवाल यही है कि how do we cure it। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम डिस्कस करेंगे कि how do we cure it and how do we deal with it। क्योंकि एक है कि भाई मेरे अंदर ये मुश्किलात है, मैं इसको कैसे डील करूं, कैसे सॉल्व करूं। दूसरा, मेरे शौहर के अंदर ये मुश्किलात है, अब मैं तो उसको क्योर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर वो इस तरह बिहेव कर रहा है तो मैं उससे कैसे डील करूं। ये इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते देखेंगे। वसल्लल्लाहु अस्सलाम अला वालेकुम। सय्यदिना मुहम्मद। सॉरी, अगर सवाल है तो पूछ लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है, मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने जो अभी पर्सनालिटीज के बारे में बात की है, जी, इज इट पॉसिबल अगर आप हमें व्हाट्सएप पर इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भेज सकें? बल्कि मैं आपको नाम भेज दूंगा, अगर आप ये गूगल करेंगे तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इंटरनेट पे इस पर बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और बहुत हम्म, आसानी से अवेलेबल है। बल्कि डेडिकेटेड वेबसाइट्स है जो आपको बताती है कि ये पर्सनालिटी है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कई वेबसाइट्स तो ऐसे भी है जो आपसे कहते हैं कि आप अपने बिहेवियर्स एंटर करें और वो खुद आपको बताते हैं कि आपकी एग्जैक्ट पर्सनालिटी क्या है। तो मैं नाम लिखकर भेज देता हूँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप सिर्फ टाइप करेंगे फौरन आपको पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि मैंने पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ा है और कोर्सेज भी किए हैं, मगर जो पर्सनालिटीज के नाम आज आपने लिए, उन जी, नामों से नहीं, वो ठीक है। तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देखी है मैंने अब तक। ठीक है, मैं ग्रुप में मैं टीम से कहूंगा कि वो भेज दे तो वो इमीडिएटली भेज देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ओके, माय प्लेजर। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।